बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अब हर बार हर टॉपिक के शुरू में कह रहा होता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अहम है। अब करें क्या ना, ठीक है। फ़िज़िक्स बनती ही सारी इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ों से है, ठीक है। जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है तो दिल में फ़ौरन ये घंटी बजने लगती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब इस चीज़ को बताने से पहले फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा ना, जब मैं बताऊंगा कि मैं जब कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग है या इम्पॉर्टेंट है कि है या नहीं, ठीक है। अब आप देखें, इससे पहले ना एक बात कर लेना चाहता हूँ। इससे पहले यहाँ लिखा हुआ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। मुझे ये चीज़ें छोड़ना अच्छा नहीं लगता। लोग तो नहीं करते कि जी एग्ज़ाम में तो नहीं आती हैं चीज़ें, डब्बे में जो एक्स्ट्रा बातें की गई होती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम को छोड़ें, ये हम फ़िज़िक्स पढ़ते किसके लिए? जिस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं ना, कि हम इस कायनात को समझें, ठीक है। हम इल्म की खातिर पढ़ते हैं और बहुत कीमती और इल्म वाली बातें। जिस इंसान को इल्म चाहिए ना, ठीक है, वो किसी इल्म को कम नहीं समझता, ठीक है। किसी बात को यूज़लेस नहीं समझता। इल्म यूज़लेस नहीं हो सकता, हमारी सोच यूज़लेस हो सकती है, ठीक है। इसलिए बुक को ऐसे पढ़ना चाहिए कि जब आप कहें ना कि मैंने ये बुक पढ़ी है, तो फिर ये बात सच हो, उसके हर टुकड़े पर ये बात सच हो कि आपने वाकई पढ़ा है इसको, ठीक है। तो इस टुकड़े को हम क्यों छोड़ दें? इसमें बड़ी अच्छी बात की गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। इसमें ये कहा गया है कि गाड़ी के अंदर एक सीट बेल्ट होता है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो लोग लॉ को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, लेकिन गलत करते हैं लॉ को फॉलो ना करके। लॉ ये है कि आप सीट बेल्ट लाजमी लगाएं। ये जो सीट बेल्ट होता है ना, सीट बेल्ट क्यों लगाया हुआ होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि फ़िज़िक्स में हमने अभी पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो ये सीट बेल्ट दो काम करता है। एक तो ये है कि गाड़ी जैसे ही टकराती है, गाड़ी की वेलोसिटी हो जाती है 0। और जो अंदर ड्राइवर होता है ना, अगर गाड़ी 60 की रफ़्तार से जा रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो ड्राइवर की रफ़्तार तो 60 ही होगी ना, ठीक है। तो ड्राइवर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से अंदर डैशबोर्ड से टकराता है। गाड़ी का डैशबोर्ड, जहाँ स्टीयरिंग और उसका सारा फ्रंट होता है ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर से जब वो डैशबोर्ड से टकराएगा तो आप सोचें उसका क्या हशर होगा या उसका क्या बचेगा बेचारे का। लेकिन जो सीट बेल्ट होता है ना, वो उसको रोक लेता है टकराने से, ठीक है। एक ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करेगा टेंशन की, ठीक है। वो टेंशन की फोर्स जो है ना, वो उसको आगे जाने से रोक लेगी। एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि वो स्ट्रेच भी होता है जो सीट बेल्ट होता है। अब स्ट्रेच होने से टाइम बढ़ेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, टक्कर के वक्त मोमेंटम चेंज होगा, तो सीट बेल्ट की वजह से डेल्टा टी ज़्यादा हो जाएगा, वो स्ट्रेच होगा। तो डेल्टा टी जब बढ़ता है, डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सीट बेल्ट से ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बन सकता है ये सीट बेल्ट, क्योंकि ये जो टाइम बढ़ा रहा है ना, और इससे मसलन फोर्स, इससे अगर मसलन इसने आधी कर दी या क्वार्टर कर दी, तो होने वाला जो डैमेज है इंसानी बॉडी पर, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फ़र्क। ओके, ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कुदरत का कानून है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये एक कुदरत के अटल कवानीन में से एक कानून है। मैकेनिक्स में ये एक कुदरत के अटल कवानीन में से सख्त कवानीन, वो कानून जो नहीं टूटते, ये उनमें से एक है। जैसे मैंने आपको कहा, न्यूटन थर्ड लॉ है, बहुत सख्त कानून है, ठीक है। फोर्सेस पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यस सर। सख्त कानून है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया सख्त कानून है, ठीक है। आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसी तरह का एक कानून है। इसको पढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. एक आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहले तो ये बता देना ज़रूरी है ना, कि ये बात समझानी पड़ेगी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम दो या दो से ज़्यादा अजसाम का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हों, इनका एक आइसोलेटेड सिस्टम, उसका जो टोटल मोमेंटम है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, इसके लिए ना एक खिलौना होता है, आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं। आप अगर नेट में सर्च करें, न्यूटन बॉल्स कहते हैं उस खिलौने को। क्या कहते हैं? न्यूटन बॉल। जी। उसमें स्टील की गेंदें होती हैं,
शीशे की भी हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर स्टील की गेंदें होती हैं, और वो सिलसिलेवार लटकी होती हैं और एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, और ये धागों से अक्सर ज़्यादातर 5 की तादाद में होती हैं, ठीक है। यस सर। और एक गेंद को आप खींच के छोड़ें, वो दूसरी से टकराती है और मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है लास्ट गेंद को, यस सर। और वो जाती है और वो फिर वापस आके इससे टकराती है, फिर ये, और ये टक 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 मोमेंटम ट्रांसफ़र होता रहता है। Yes, और ये sir. खिलौना चलता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग खिलौना है, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक बहुत अच्छी मिसाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पेंडुलम की तरह फिर मूव करता रहता है, लेकिन पेंडुलम में तो एक सिंगल होता है ना। Yes. बस फ़र्क कितना है कि इसमें आप यूँ कह लें 5 पेंडुलम है और वो सर जोड़ के खड़ी हुई हैं, ठीक है। 5 पेंडुलम सर जोड़ के खड़ी हुई हैं, ठीक है। Yes, sir. इसको हम न्यूटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है। Okay. तो अब देख के यकीन नहीं आता है कि ऐसा होगा, लेकिन आप उस खिलौने को देखेंगे तो आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सच है कि नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक और भी अच्छी मिसाल है, आपने देखा होगा, लेकिन वो मिसाल अच्छी तो है लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी मैं दे देना चाहता हूँ मिसाल, ठीक है। आपने स्नूकर में देखा होगा गेंदें कैसे टकराती हैं। अगर आप बहुत सारी गेंदें जोड़ के रख लें और आप पहली गेंद को हिट करें तो लास्ट गेंद जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। Yes. तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ख़त्म नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि एक सिस्टम है, उसको आपने जो मोमेंटम दिया है, ठीक है, Yes. वो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, तकसीम होगा, वो बांट दिया जाएगा, वो डिवाइड होता रहेगा, अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सबको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता। मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है। कंजर्व का मतलब होता है बाकी रहना, ये बाकी रहने वाली शय है, Yes, sir. ठीक है। मसलन एक चीज़ आपने देखा होगा कंजर्वेशन के, मसलन पैसों को देख लें आप, ठीक है। पैसे कभी हमारी जेब में बढ़ जाते हैं, हमारी जेब से कम हो जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं जाते हैं कि नहीं जाते? जाते। अगर आपकी जेब खाली हो रही है तो किसी की भर रही होगी, Yes. ठीक है, और आपकी जेब भर रही है तो ज़रूर किसी की खाली हुई होगी, ठीक है। क्योंकि पैसा किसी एक इलाके में जहाँ बैंक ना हो, उसको हम अलग कर लें, एक इलाके को ना, उस इलाके में बैंक से पैसे आने दें ना बैंक में जाने दें। अब उस इलाके के लोग ही लेन देन कर रहे हो, ना पैसा आ रहा हो ना जा रहा हो, Yes, sir. तो बताएं उस इलाके में टोटल पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है? नहीं, उतना ही रहेगा, क्योंकि ख़रीदो फरोख्त तो हो रही होगी, अब पैसा उन्हीं के बीच घूम रहा होगा। Yes. अब इस ऐसे इलाके को हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली पैसे के लिहाज से आइसोलेटेड हो गया है, अलग थलग हो गया है, Yes. ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया है। फिज़िक्स में हम आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? फिज़िक्स में हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं ऐसे सिस्टम को जिसमें एनर्जी, ठीक है, जो किसी दूसरी जगह टच ना कर रहा हो और उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा ना हो रही हो, ठीक है। आपने देखा होगा स्नूकर की गेंदें रुक जाती हैं, क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि स्नूकर की टेबल है ना, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। Yes. आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि जब गेंद इसकी साइडों से टकराती है, एनर्जी साइडों में ट्रांसफ़र कर देती है, और स्नूकर टेबल में गेंदें 2-4 टक्कर खाने के बाद में रुक जाती हैं, ठीक है, Yes. क्योंकि स्नूकर टेबल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी तरह स्नूकर टेबल की एनर्जी बाहर ना जाने दें, आप इसको फुली आइसोलेटेड कर लें। आइसोलेट करना आसान नहीं है, ठीक है। फिज़िक्स हमें ये भी बताती है कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में ना, आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर बात अगर वाली है, ठीक है, अगर हम अपने दिमाग में तो कर सकते हैं ना थॉट एक्सपेरिमेंट, अगर हम अपने माइंड में थॉट एक्सपेरिमेंट करें जिसमें एक स्नूकर टेबल है और वो आइसोलेटेड है, तो उसमें स्नूकर टेबल, हमारे माइंड में एक आइसोलेटेड स्नूकर टेबल है, तो उसकी जो गेंदें हैं ना वो कभी नहीं रुकेंगी। एक बार अगर आपने क्यू बॉल के साथ हिट किया, सारी गेंदें हमेशा टकराती रहेंगी, ओके, हमेशा, दे विल नेवर स्टॉप। अब आपको समझ में आया कि ये कितना अजीब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसीलिए ये कह रहा है आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है, क्योंकि हमारी दुनिया की जो असली दुनिया की, जो हमारे दिमाग के बाहर जो दुनिया है, इस दुनिया की कोई चीज़ आइसोलेटेड नहीं है। इसलिए आपने देखा है कि मूवमेंट्स हमेशा स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं, चाहे न्यूटन बॉल्स ही क्यों नहीं। ये किसी हद तक आइसोलेटेड तो हैं, हमने स्नूकर की टेबल के मुकाबले में ज़्यादा आइसोलेटेड है। स्नूकर की टेबल में गेंदें स्नूकर की टेबल पे मूव करती हैं, वहाँ फ्रिक्शन भी है, इसलिए वो अपना मोमेंटम ज़्यादा जल्दी खो देती हैं।
न्यूटन बॉल्स जल्दी मोमेंटम नहीं खो देती अपना, क्योंकि धागे से लटक रही हैं, किसी सरफेस को टच नहीं करती। लेकिन फिर भी ये 100% आइसोलेटेड नहीं है, इसलिए थोड़ी देर बाद टकराने के कुछ टाइम के बाद न्यूटन बॉल्स भी रुक जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है। ओके। आइसोलेटेड सिस्टम हम दुनिया में अगर हम देखें, या आइसोलेटेड सिस्टम की कोई अगर अच्छी मिसाल है, इनसे ज़्यादा अच्छी मिसाल है, वो थर्मोस है, ठीक है। जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, जिसमें हम चाय डालते हैं, अच्छा थर्मस फ्लास्क कई घंटों तक चाय को गर्म रखता है, ठीक है। वो किसी हद तक ज़्यादा आइसोलेटेड है, वो भी 100% तो आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन किसी हद तक ज़्यादा आइसोलेटेड है, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, एक शीशे का अंदर एक चेम्बर होता है अलग से, ठीक है, शीशे का चेम्बर होता है, और वो एक लोहे के चेम्बर में उसको हैंग करते हैं और बीच में से एयर निकाल देते हैं और वैक्यूम बना देते हैं। अब हम जब चाय डालते हैं ना, चाय के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, तो थर्मोस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़ोर से टकराते हैं अंदर वाले चेम्बर से, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन क्योंकि इधर वैक्यूम है, तो वो एनर्जी इस अंदर वाले चेम्बर से ना बाहर वाले चेम्बर तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में और मॉलिक्यूल हैं नहीं जो इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करें। तो अंदर वाला चेम्बर बहुत गर्म हो जाता है, चाय के बराबर उसका टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन बाहर वाला बिल्कुल ठंडा होता है, नॉर्मल। अब सिर्फ एक जगह रह जाती है, ये इसका जो ढक्कन होता है, यहाँ से हीट ज़ाहिर होती है। अगर ये भी पूरी तरह आइसोलेटेड हो जाए, ठीक है, तो फिर ज़्यादा अच्छा आइसोलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो चाय और ज़्यादा देर तक गर्म रह सकेगी। लेकिन 100% ये भी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टच करेगा ना, बात ये है, ठीक है। हम ऐसा तो बना ही नहीं सकते कि कहीं टच ही ना करे, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल बट नॉट ईजी। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, बाकी रहता है, ख़त्म नहीं होता। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने समझ लिया। इसका मैथमेटिकल सर्जरी करते हैं ज़रा, ठीक है। मैथमेटिकल सर्जरी की एक बड़ी यहाँ पे बहुत अच्छी मैथमेटिकल सर्जरी हो सकती है। इस डायग्राम में देखें आप, एक गेंद है, उसका मास m1 है, वो जाके टकराई एक दूसरी गेंद से, उसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। एक गेंद है, उसका मास m1 है और वो तेज़ जा रही है, ठीक है, वो तेज़ जा रही है, मसलन 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और एक दूसरी गेंद है, उसका मास m2 है, वो स्लो जा रही है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। बताएं टक्कर होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है, टक्कर होगी। अब टक्कर होने के बाद क्या होगा? यकीनन ये गेंद तेज़ जाएगी अब, क्योंकि ये अपना कुछ मोमेंटम इसको टक्कर के दौरान ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। इसका मोमेंटम कम हो जाएगा और इसका ज़्यादा हो जाएगा। अब ये ज़्यादा तेज़ मोमेंटम के साथ आगे जाएगी, तो अब कुछ मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा इसके अंदर और ये गेंद ज़्यादा वेलोसिटी के साथ भागेगी। अब हमें मैथमेटिकली पता लगाना है कि पहले और बाद में क्या क्या हुआ है, ठीक है, पहले कितना मोमेंटम था और बाद में कितना मोमेंटम था। बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ओके। हम क्या करेंगे, हम एक एक गेंद का मोमेंटम निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उनको जमा कर लेंगे, ठीक है। पहली गेंद का जो मोमेंटम है टकराव से पहले, बिफोर कोलिजन, क्या होगा? देखें, पहली गेंद का होगा m1 u1 और दूसरी गेंद का क्या होगा? m2 u2, ठीक है। इसका मोमेंटम शुरू में, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, u1 ज़्यादा थी, u1 ग्रेटर थी u2 से, ठीक है। यस है। अब अगर हम इनको, इसके मोमेंटम को और इसके मोमेंटम को जमा कर लें, तो टकराव से पहले का टोटल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, टोटल मोमेंटम, बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम आ जाएगा। टक्कर हो गई, ठीक है, हो गई। उसके बाद क्या होगा? टक्कर के बाद ये गेंद पीछे वाली स्लो हो जाएगी और आगे वाली तेज़ हो जाएगी और मोमेंटम बदल जाएगा, मास तो नहीं बदलेगा। तो टकराव के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी, क्योंकि पहली गेंद ने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र किया, तो ये थोड़ी स्लो हो जाएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी को u1 के बजाय हम v1 लिखेंगे, यानी इसकी वेलोसिटी u1 से कम होके v1 हो गई है, ओके, ठीक है। ठीक है। जब वेलोसिटी बदलती है तो उसका नाम भी बदलना पड़ता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी शुरू में u1 थी, ज़्यादा थी, कम हुई, v1 हो गई, नया नाम रखा है, ठीक है। और दूसरी गेंद की क्या हुई वेलोसिटी? उसकी u2 थी, वो ज़्यादा थी, ठीक है, हाँ u2 थी। फिर अब इसकी वेलोसिटी जो है ना वो बढ़ के, ठीक है, बढ़ के क्या कहना चाहिए इसको, बढ़ के v2 हो गई है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। कैसे? इसकी वेलोसिटी पहले कम थी, u2 थी, और उससे टकरा और मोमेंटम हासिल करने के बाद इसकी वेलोसिटी इजाफा होके बढ़ के v2 हो गई है, ठीक है। तो अब इसका मोमेंटम जितना कम हुआ है ना, उतना ही इसका बढ़ा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप दुकान पे जाते हैं,
यस सर। ठीक है, आपकी जेब से जितना कम होता है ना रुपया पैसा, दुकानदार की जेब में उतना ही ज़्यादा जाता है, यस सर। कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेंसी की तरह ट्रांसफ़र हो जाता है मोमेंटम। ठीक है, आप मिले, ठीक है, कि दुकानदार या आप किसी अपने फ्रेंड से मिले, आपके पास 150 थे और उसके पास थे 50, आपने 100 रुपये उसको दे दिया, 100 रुपये उसको दे दिया। अब क्या होगा, ये बिफोर है, आफ्टर क्या होगा, अब आपके पास 50 रह जाएगा और उसका 150 हो जाएगा। ठीक है, यस। टोटल पहले भी टोटल कितना था, 150 आपका 50 उसका, टोटल पहले भी 200 था, अब भी टोटल करें बाद में तो भी 200 ही होगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले आपके पास ज़्यादा उसके पास कम था, अब आपका कम और उसका ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। ठीक है, कि अब आप देखें कि इस गेंद का बाद में, अब ये आफ्टर कोलिजन है ना, इस गेंद का मोमेंटम होगा पीछे वाली का स्लो होके m1 v1 हो जाएगा, इस वाली का तेज़ होके m2 v2 हो जाएगा। और ये क्या है, टोटल मोमेंटम बाद का मोमेंटम है। ठीक है, ये आफ्टर का है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम क्या होता है, बराबर रहता है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। ओके, ओके। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन कहते हैं टक्कर को, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। तो बिफोर का मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, अब आप इस फॉर्मूले को पैक कर दें, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मिसाल है। इससे हमारे कई न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इससे हम गोली की रफ्तार को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे।